गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्टडी मटेरियल में सभी को स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन साक्षात्कार प्रश्न और उत्तर का कुछ सेट, इसमें नियम, उपचार, भंडारण और निपटान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। किस तरीके से भंडारण और निपटान और उपचार का जो नियम है उसको हम आज जानते हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो पहला सवाल पे हम चलते हैं। RCRA की क्रेंडल टू ग्रे अवधारणा में अंतिम चरण क्या है? RCRA यानी RCRA की क्रेंडल टू ग्रे अवधारणा में अंतिम चरण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बी सही आंसर है। चलते इसके बारे में डिटेल जानते हैं, यानी TSDF, इसके बारे में डिटेल जानते हैं। RCRA की क्रेंडल टू ग्रे अवधारणा का अंतिम चरण उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा है, जिसको हम TSDF बोलते हैं, जो अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की श्रृंखला में जनरेटर और ट्रांसपोर्टर का अनुसरण करते हैं, यानी इन दोनों के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इकाई विशिष्ट डिजाइन की आवश्यकता के लिए होती है, यानी इसका क्वेश्चन है कि इकाई विशिष्ट डिजाइन की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हजार्डनेट वेस्ट की रिहाई को रोकना, यानी HW वेस्ट की रिहाई को रोकना। HW वेस्ट की रिहाई को रोकना। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। यानी इकाई विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं को पर्यावरण में खतरनाक कचरे की रिहाई को रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। TSDF को परमिट के रूप में अनुमति प्राप्त करनी होती है। ऑप्शन नंबर सी, यानी TSDF को RCRA परमिट के रूप में अनुमति प्राप्त करनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए इसके बारे में और भी जानते हैं। तो TSDF को RCRA परमिट फॉर्म प्राप्त करना आवश्यक है, जिसमें सुविधा के उचित प्रबंधन के लिए तकनीकी नियमों और विनियमों का सेट होता है। यानी कि जितना सारा नियम है RCRA के अनुसार ये TSDF को परमिट मिलता है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। RCRA परमिट के लिए आपातकालीन योजनाओं को विकसित करने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। यानी ये जो बोल रहा है कि क्या RCRA परमिट के लिए आपातकालीन योजनाओं को विकसित करने के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है, तो जी हाँ है, यानी हाँ है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो RCRA परमिट के अनुसार TSDF को पर्यावरण में रसायनों के जोखिम को रोकने के लिए निर्देशों का पालन करना होता है। इसमें आपातकालीन योजनाएं विकसित करना, वित्तीय सहायता और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, ये सब सारा शामिल होता है। किसमें? तो RCRA के अनुसार। अगला सवाल पे चलते हैं। परमिट आमतौर पर कितने वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जाता है? चलिए बहुत बेहतरीन सवाल है। ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम जो 12-13 नवंबर को होने वाला है उसमें आपको मिल सकता है। यानी परमिट आमतौर पर कितने वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं? तो ये जो परमिट है RCRA के द्वारा जो परमिट दिया जाता है TSDF को, वो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो इसका और भी डिटेल्स जानते हैं। TSDF को सुविधा का निर्माण शुरू करने से पहले एक परमिट प्राप्त करना होगा और आमतौर पर 10 साल की अवधि के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। खतरनाक कचरे के ट्रांसपोर्टरों को RCRA परमिट की आवश्यकता नहीं है, ये सही है।
यानी खतरनाक कचरे के ट्रांसपोर्टरों को RCRA परमिट की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये सच है कि RCRA के द्वारा परमिट की आवश्यकता नहीं है खतरनाक कचरे के ट्रांसपोर्टरों के लिए। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल जानते हैं क्यों नहीं है। तो व्यवसाय जो कम समय के लिए खतरनाक कचरे का भंडारण करता है एवं WH हजारनेट वेस्ट ट्रांसपोर्टरों की गतिविधियों को आपातकाल के बाद RCRA परमिट की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि कम समय के लिए जो भी व्यवसाय लोग होते हैं जो कम समय के लिए हजारनेट वेस्ट को भंडारण करते हैं, वो हजारनेट ट्रांसपोर्टर की गतिविधियों को आपातकाल के बाद RCRA परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल पे चलते हैं। RCRA का उपशीर्षक डी किस प्रकार के कचरे को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट यानी RCRA का उपशोषक डी किस प्रकार के कचरे को नियंत्रित करता है? तो जिसमें यानी हजार्डनेस ना हो, गैर खतरनाक जो खतरनाक ना हो, उस वेस्ट को कचरे को नियंत्रित करता है RCRA के उपशोषक डी। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। RCRA का उपशीर्षक डी गैर खतरनाक ठोस कचरे का नियंत्रण करता है और उचित प्रबंधन में के बारे में कहता है। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। साइट पर भस्म करने योग्य खतरनाक कचरे का भंडारण कितने महीने तक होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 6 महीना। यानी भस्म करने योग्य भंडारण जो होती है उसको 6 महीने तक साइट पर आप भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल जानते हैं। साइट पर अखाद्य खतरनाक कचरे का अधिकतम भंडारण 6 महीने, जो खतरनाक अपशिष्ट नियम 2008 के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 6 महीने तक आप भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। एक भस्मक सुविधा में बाहरी सुरक्षा ऑडिट कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? यानी एक भस्मक सुविधा में बाहरी सुरक्षा ऑडिट कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 वर्षों में। 2 वर्षों में यानी एक भस्मक सुविधा बाहरी सुरक्षा ऑडिट जो ऑडिट करने वाला होते हैं ऑफिसर रैंक का, वो मतलब कितने समय में एक बार जरूर करते हैं? तो 2 वर्षों में। तबीयत थोड़ा बढ़िया नहीं है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी होगी। तो इसका सब आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 वर्षों में। 2 वर्षों में एक बार भस्मक सुविधा को बाहरी सुरक्षा ऑडिट द्वारा ये निरीक्षण किया जाता है, एक बार ऑडिट किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में और भी जान लेते हैं। प्रत्येक भस्मक सुविधा में सुरक्षा ऑडिट आंतरिक रूप से हर साल और बाहरी रूप से 2 साल। यानी आंतरिक रूप से हर साल जिस ऑफिस में आप के द्वारा ये काम हैंडल किया जाता है वो हर 1 साल आपको ये मतलब ऑडिट करेगा, आपसे ब्यौरा मांगेगा, ब्यौरा जांच करेगा। लेकिन जो बाहरी होता है वो 2 साल पे आपसे मांगेगा। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। TSDF सुविधाओं को डिजाइन को दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी CPCB सेंट्रल, यानी इस क्या कर रहा है, TSDF सुविधाओं के डिजाइन को CPCB दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो CPCB द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है उसके पालन करना चाहिए। चलिए इसके बारे में जानते हैं। निर्माण चरण के दौरान सुरक्षित लैंडफिल सुविधाओं के साथ साथ लाइनर के डिजाइन को CPCB के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। TSDF में हजारनेट वेस्ट का जमना को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? TSDF में हजारनेट वेस्ट को
जमना को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर नंबर बिहार, यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम के द्वारा हम कम करते हैं TSDF का, हजार्ड नेट पेस्ट को जो जमता है उसको हम वॉल्यूम के द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। कचरे में नमी की मात्रा के कारण एक निश्चित समय के बाद कचरे से पानी निकालना है और लिंचिंग बढ़ जाती है और कचरे की मात्रा अधिक रहेगी। ठीक है, तो आज का जो सवाल था आपके बीच में वो टोटल बता दिया गया है, जिसमें आपको नियम, उपचार, निपटान, भंडारण, ये से संबंधित टोटल सवाल था। तो आप लोगों के बीच में टोटल 11 क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, निपटान और भंडारण। टोटल इतना ही क्वेश्चन है निपटान और भंडारण से, नियम से संबंधित। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें, देख लें 2 से 3 बार, ताकि आपका एग्ज़ाम में आए तो वहाँ पे कंफ्यूज ना करें, छूटे क्वेश्चन ना। और दोस्त एक चीज़ और भी ध्यान देंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और भी लोगों को भी मदद मिल सके। एग्ज़ाम में बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक के मतलब सिलेबस पता है, बशर्ते बहुत जगह से बढ़िया चीज़ नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी भटक रहे हैं। तो शेयर करें ताकि और भी लोग क्वेश्चन को पढ़ें, समझें आखिर ये क्या है। तो दोस्त लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।